हाँ बच्चों, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जान लीजिए कि कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंसेज। कंडक्टर वे सभी पदार्थ हैं इन विच चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजिली, जिसमें चार्ज जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है आसानी से क्या कर सकता है, बोलिए, फ्लो कर सकता है। कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंसेज, वे सारे सबस्टेंस जिसके अंदर चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से जा सकता है। मेटल्स जैसे आपका मेटल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, अर्थ, ईटीसी, ये सब क्या हैं? मेटल्स, अरे कंडक्टर्स हैं। कंफर्म? तो बच्चों यहाँ पे एक चीज है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स से इज अ सब्सटेंस सच एज सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट। साल्ट का सोल्यूशन एसिड या बेस, एसिड या एसिड किसको कहते हैं? जो इसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। बेस किसको कहते हैं? जिसमें हाइड्रोनियम आयन पाया जाता है। कंफर्म? तो दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस। इसमें जो है मूवमेंट किसका होता है? आयंस का होता है, न कि इलेक्ट्रॉन का होता है, न कि इलेक्ट्रॉन का होता है। कंफर्म? तो यहाँ पे कंडक्टर वो सभी सब्सटेंस है जिसके अंदर चार्ज जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से फ्लो कर सकते हैं। मेटल आपका कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट भी आपका कंडक्टर है, बट इलेक्ट्रोलाइट में ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो मूवमेंट ऑफ चार्ज है वो किसकी वजह से है? आयंस की वजह से है। जैसे कैटायन हो, एनायन हो, कैटायन हो, एनायन हो। और क्या नाम है आपका? ह्यूमन बीइंग, ये भी कंडक्टर है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसी वजह से हमको इलेक्ट्रिक शॉक जो है हम फील करते हैं। एंड एनिमल्स, अर्थ, अर्थ भी क्या है? अर्थ को एक तरह से ये ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माना जाता है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माना जाता है, ईटीसी। इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, रिमेन प्रेजेंट, ये स्थित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। किसके अंदर? किसी कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये रिमेन प्रेजेंट, ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। इनको क्या कहा जाता है? चार्ज कैरियर्स कहा जाता है। यही चार्ज को कैरी करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। कंफर्म? चार्ज कैरियर किसको कहते हैं? कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। उन्हीं मूविंग चार्ज पार्टिकल को क्या कहा जाता है? चार्ज कैरियर कहा जाता है। द चार्ज कैरियर से इन अ मेटेलिक कंडक्टर आर फ्री इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है? साल्ट का सॉल्यूशन है, वो साल्ट एसिड या बेस, साल्ट एसिड या बेस, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है किसके थ्रू? मूवमेंट ऑफ आयन। जब आयन बोला जाएगा तो बच्चों या तो कैटायन या तो एनायन, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या है? पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस है। द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट इज ए कॉम्प्लेक्स। जो चार्ज कैरियर का मोशन होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये बहुत जटिल प्रोसेस है। इसको हम पढ़ेंगे इन करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगले चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अंदर हमारा जो डिस्कशन है कंडक्टर पे विल बी लिमिटेड टू मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली। हम किस चीज पे क्या नाम है एक्सप्लेन करेंगे? ओनली मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। फ्री बाउंड चार्जेस इनसाइड कंडक्टर, ये हेडिंग है। फ्री, फ्री माने एकदम आजाद,
स्वतंत्र, बाउंड का मतलब एकदम घिरा हुआ होना, कहीं पे उसको घेर देना। बाउंड चार्जेज इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर ऐसा लग रहा है कुछ जो है इलेक्ट्रॉन फ्री है और कुछ इलेक्ट्रॉन बाउंड है, स्थिर अवस्था में है। चलिए, तो इन मेटल के अंदर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कल बताया गया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल है, जो लास्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, दैट ऑर्बिट विल बी कॉल्ड वैलेंस शेल या वैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहर वाला, न्यूक्लियस से जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है, दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और कल यह भी बताया गया था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है विथ न्यूक्लियस से बहुत कम होता है, कंपेरिजन देन न्यूक्लियस से जो के ऑर्बिट है, एल है, ठीक है, के में सबसे पावर, के में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, एल में उससे कम, एम में उससे कम, और लास्ट वाले में सबसे कम। जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स विथ न्यूक्लियस घटता जाएगा, और जब घटता जाएगा तो यही वजह है कि उनका अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से वो क्या नाम है, फ्री इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं और किसी से भी रिएक्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे है कि जो इन मेटल से द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर डिटैच्ड। डिटैच का मतलब एकदम अलग होते हैं, एकदम किसी से जुड़े न होना, किसी से जुड़ा हुआ न होना, ये अलग हो जाते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल एटम से। यानी जो उनका एटम है, जिस एटम के वो इलेक्ट्रॉन हैं, उनसे ये क्या नाम है, कौन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये अपने क्या नाम है एटम से डिटैच्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एंड मूव फ्रीली इनसाइड, और अंदर क्या नाम है भ्रमण करने लगते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जो है घूमने लगते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम क्या है, चार्ज कैरियर है मेटल के अंदर। क्लियर हो गया? ए लड़के दिमाग सुनो, गिर जाओगे, हटाओ। व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिटैच्ड फ्रॉम एन एटम, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एटम से डिटैच्ड हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, तो इट बिकम्स पॉजिटिव आयंस। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो एटम पॉजिटिव, उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर सोडियम एटम से, क्या बोला, सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो सोडियम के ऊपर प्लस आ जाएगा, हाँ, ये सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे? तो यहाँ पे कह रहा है कि जब द पॉज कहाँ गया, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिटैच्ड, हो गया। दीज पॉजिटिव आयंस है, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं फिक्स्ड एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन पे स्थित होते हैं, एकदम फिक्स्ड होते हैं, कहीं से वहाँ पे हिलते डुलते नहीं हैं, ठीक है। फिगर 4.1 में, फिगर 4.1 में आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका फिगर 4.1 है। देखिए यहाँ पे ये प्लस वाला देख रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, ये आपका कैटायन है, ये आपका पॉजिटिव प्लस आयन है, ठीक है। ये अपनी पोजीशन पे क्या है, फिक्स्ड है। बाकी देखिए एरो लगा हुआ है, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इसमें साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो है ये अपने मोशन में है, अपने जिगजैग मोशन में है। देखिए ये बाउंड पॉजिटिव आयंस,
यहाँ पे देखिए ये बाउंड पॉजिटिव आयन, ये मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल का मतलब गति में रहना, गति करना। तो बात ये हो रही थी कि ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, रिमेन फिक्स्ड एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, अपनी पोजीशन पे ये फिक्स्ड होते हैं, एकदम स्थिर होते हैं। द पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल, मेटल के जो पॉजिटिव आयंस हैं, विच आर इमोबाइल, विच आर इमोबाइल, मोबाइल माने होता है हरकत करना, ठीक है, हरकत जानते हैं, मूव करना, मूव करना। इम लग जाए तो उसका अपोजिट मीनिंग ठहरे रहना, रुके रहना, ठीक है। तो विच आर इमोबाइल, जो ये रुके होते हैं, कौन? पॉजिटिव आयन। भाई आयन जो है रुके रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में होगा। तो द पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल विच आर इमोबाइल, जो कि क्या नाम है, रुके हुए होते हैं, मोशन में नहीं होते, आर कॉल्ड बाउंड चार्ज। इनको क्या कहा जाएगा? बाउंड चार्ज कहा जाएगा। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इनक्लोज्ड इन ए, ठीक है। अरे इन्हें कोई ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, इन्हें वेसल ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो मेटल के अंदर किस टाइप का होता है, कैसा होता है, किस जैसा होता है? मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी बर्तन में, ठीक है, इधर उधर मोशन करते रहते हैं, इन द सेम वे मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या नाम है, इधर उधर मूव करते हैं। कंफर्म? चलिए यहाँ पे आप देखिए फिगर दिया है, ये प्लस जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंड चार्ज है, ये क्या है? बाउंड चार्ज है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाउंड पॉजिटिव आयंस है। कंफर्म? द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, वो एक दूसरे से क्या होता है, टकराता रहता है, एक दूसरे से टकराता रहता है विथ पॉजिटिव आयन से, और पॉजिटिव आयन से भी टकराता है रैंडमली। रैंडमली का मतलब बगैर किसी कायदा कानून के, बगैर किसी उसूल ज़ाब्ता के, ठीक है, कोई नियम कोई रूल नहीं, ठीक है। जैसे ब्राउनियन मोशन होता है ना, जिगजैग मोशन, उसी टाइप के इधर उधर इधर उधर, ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड करता रहता है। एंड चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अपने मोशन के डायरेक्शन को भी बदलता रहता है। रिमेंबर, याद रखिए कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांट मूव आउटसाइड, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बाहर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि मेटल से बाहर भी आके घूमने लगे, ऐसा नहीं। हाँ भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन वो तो बाउंड चार्ज है, आयंस जो है अपनी जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने क्या नाम है पार्ट में, अपने हिस्से में इधर उधर घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं, लेकिन ये कभी क्या नाम है, ये आउटसाइड द मेटल, मेटल के बाहर नहीं आ सकते। कब तक? जब तक दे एक्वायर रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से प्राप्त मात्रा में एनर्जी प्राप्त न कर ले। अरे भाई अभी अंदर वो टहल रहे हैं, उतनी ही एनर्जी है कि अंदर टहल रहे हैं, जब बाहर से आप इसको एनर्जी दे देंगे, सोर्स दे देंगे, इनकी गति बहुत फास्ट हो जाएगी, तो क्या नाम, बाहर भी आके चले आएंगे। जैसे वाटर को आप गर्म करते हैं ना, जब तक टेम्परेचर एक हिसाब से रहता है तो छोटे छोटे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो नीचे से ऊपर धीरे 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 आते रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, खलखल खलखल जब खोलने लगता है तो भाप बन करके वो उड़ने लगता है। तो आपने क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो क्या नाम है, स्टीम बन करके, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो पूरा पानी ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन द सेम वे जब ये रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड से पा जाएगा तो ये क्या नाम है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड भी मूव करने लगेगा। इंसुलेटर की बात आ रही है कि सबस्टेंसेस इन विच चार्ज कांट फ्लो, ऐसे सब पदार्थ, ऐसे सबस्टेंस जिसके अंदर चार्जेस जो है फ्लो नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू दी
अदर प्लेस, इनको कहते हैं नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। जैसे ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, पेपर है, सिल्क है, वूल है, ड्राई हेयर है, ईटीसी। ड्राई हेयर का नाम लिया है, हाँ, सूखा बाल। और सूखा बाल जब रहता है तो जब आप रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। सूखे बाल में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, तो आप के अंदर एक इसके जिसको रगड़ रहे हैं, मान ली कॉम्ब है, कॉम्ब को आप रन करा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं सूखे बाल में, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है कि ये लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। अब आ रही बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक तो ये बेसिक था। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखिए कैपेसिटी से कैपेसिटेंस बना है। कैपेसिटी माने होता है गुंजाइश। अरे भाई कैपेसिटी है, इसमें कितने लोग रह सकते? 10 लोग हैं भाई, क्या एक और लोग आ सकते हैं? क्या एक और लोगों के आने की कैपेसिटी है? तो आइए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और जब इलेक्ट्रिकल के अंदर कैपेसिटेंस की बात आएगी तो कोई और चार्ज इसमें डाला जा सकता है? द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता बाई एक कंडक्टर, किसी कंडक्टर के द्वारा, उसी को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर जाना जाता है। किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज को, ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टर का कैपेसिटेंस बोलते हैं। जब कभी कुछ चार्ज जो है किसी कंडक्टर को प्रोवाइड किया जाता है, बोलो, वेन एवर सम चार्ज इज प्रोवाइडेड टू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज देंगे, क्या दे रहे हैं? चार्ज का सिंबल क्यू, चार्ज का सिंबल। तो जब क्यू चार्ज आप दे रहे हैं तो इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए यहीं से डिफिनेशन बन रही है। आप किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल उसका, यानी वी प्रपोर्शनल क्यू, वेरी गुड, वी प्रपोर्शनल क्यू बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ेगा। आप समझ में आया? तो यहाँ पे वही बात है कि जब कुछ चार्ज जो है कंडक्टर को आप प्रोवाइड करते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है इन द सेम रेशियो। एक देंगे एक बढ़ेगा, दो चार्ज देंगे दो पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ ऑन गिविंग चार्ज क्यू, अगर क्यू चार्ज देने पे, ऑन गिविंग चार्ज क्यू चार्ज देने पे इंक्रीज इट्स पोटेंशियल, अगर उसका वी हो जाए तो क्यू प्रपोर्शनल, अब याद रखिएगा क्यू प्रपोर्शनल वी को आप वी प्रपोर्शनल क्यू भी बोल सकते हैं। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो क्यू इक्वल टू सी वी। अब देखिए याद रखिएगा, अक्सर लोग पूछते हैं सीवी अपना जमा किए हो? सीवी जब आप पढ़ लेंगे, नौकरी की तलाश में जाएंगे तो आप अपनी सीवी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीवी, जो आपका बायोडाटा एक तरह से होता है। ठीक है, आप नाम से लेके, एड्रेस से लेके, आपकी एजुकेशन से लेके, एक्सपीरियंस से लेके, सब कुछ उस पेपर के अंदर रिटन होता है। तो Q इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? CV हो गया, वेयर C इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ पे Q, अरे C क्या आपका कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, और उसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? C को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ C, इसकी जो मैग्नीट्यूड है डिपेंड करता है साइज, कंडक्टर की साइज, कंडक्टर का शेप, नेचर ऑफ द मीडियम अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के चारों ओर का मीडियम कैसा है, फिर उसका प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, इसके पड़ोस में, इसके पास में कोई दूसरा कंडक्टर भी मौजूद, इतनी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल,
उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे चाहे कंडक्टर जैसा हो, ठीक है, ख़राब हो, अच्छा हो, उम्दा हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा, साइज, शेप, साइज, बगल में कोई दूसरा कंडक्टर और मीडियम। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 भी है, यहाँ से आप C इज इक्वल टू क्यू बाई वी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से डिफिनीशन बना सकते हैं कि कैपेसिटेंट ऑफ ए कंडक्टर, सी बोले तो कूलाम भी होता है, याद रखिएगा। सी सिंबल है किसका? कूलाम का। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे बता रहा हूँ कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी डिफाइन, इसको अच्छा अगर ऐसे देखा जाए तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो, रेशियो तो है, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही है कंडक्ट कहाँ गया, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज, ओके, गिवन टू द कंडक्टर एंड राइज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ड्यू। आपने जो चार्ज दिया तो पोटेंशियल कितना इंक्रीज किया, इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब यूनिट भी देख लीजिए। यूनिट में क्या क्या आएगा? क्योंकि यूनिट बोलिए जल्दी से। सी कूलाम, क्या है ये? कूलाम है। वी की वोल्ट है भाई, ठीक है, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। क्लियर हो गया ये? अब अगर क्या नाम है, यहाँ पे एक चीज और जानिए, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस विल बी कूलाम पर वोल्ट विच इज नोन एज फैरड, जिसको फैरड के नाम से भी जाना जाता है। 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 वोल्ट, यानी 1 एफ इज इक्वल टू 1 सीवी वी के पावर -1। चलिए ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इफ Q is equal to 1 coulomb, V is equal to 1 volt, then C is equal to 1 F। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, हम कंडक्टर के कैपेसिटेंस को 1 फैरड कब कहेंगे? जब 1 कूलाम चार्ज अगर दिया जाए कंडक्टर को और उसकी पोटेंशियल जो है बदल जाए कितने वोल्ट में? 1 वोल्ट में। सिंस फैरड इज वेरी बिग यूनिट, फैरड बड़ी यूनिट है, तो छोटी छोटी यूनिट ले लीजिए, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पीको फैरड, माइक्रो फैरड। तो आप जानते हैं माइक्रो जब आता है बच्चों 10⁻⁻6, एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर, तो एक माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड। एक नैनो, जब नैनो आए, देखो भूलने का डर है ना, तो नौ आ रहा है, नैनो, तो 9 याद रखना। एक नैनो फैरड 10⁻⁻9, अब पीको फैरड 10⁻⁻12। कन्फर्म? चलिए अब इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाए। देखिए कैपेसिटेंस था ना, तो कहाँ गया? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है ना। क्यू क्या है? कूलाम बाई वोल्ट। देखिए कूलाम बाई वोल्ट है। अब वोल्ट क्या है जानते हैं? वोल्ट ये आप पीछे पढ़े, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ध्यान दीजिएगा। V इज इक्वल टू आपका क्या है? W बाई क्यू है। W की यूनिट क्या है? mL/T-2 होता है, ठीक है, बोलिए। हाँ बच्चों, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस देखिए कैसे निकालेंगे। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। कन्फर्म? अब Q बाई V, V को क्या लिख सकते हैं? W बाई Q लिख सकते हैं,
ये ऊपर इंटू हो जाएगा मालूम। तो सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू हो जाएगा। आप जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। तो दिस विल गिव क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब आई का जो डायमेंशनल फार्मूला ये ए है और टी का टी है, टी का टी है। तो ये हो जाएगा आपका तो C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और ये आपका टी का स्क्वायर। अब W जो होता है बच्चों, W F इंटू डी होता है, उसका डायमेंशनल फार्मूला ML2T माइनस 2 होता है, ML2T माइनस 2। कन्फर्म। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस विल बी व्हाट। देखिए T माइनस 2 ऊपर जाएगा, ये भी T है, याद है। 1 नहीं, ये तो A स्क्वायर हुआ, ठीक, ये T पावर 4 हुआ, ओके। और ये M ऊपर जाएगा तो M माइनस 1 हुआ और L माइनस 2 हुआ, सही मिला लीजिए M माइनस 1। अब ये हो जाएगा आपका इक्वल M माइनस 1, M माइनस 1 L माइनस 2 और T4 और A स्क्वायर। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर हो गया। आगे बढ़े। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, देख लीजिए कोर्स में है कि नहीं। अब देखो बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, देख रही है ये स्फेरिकल आपका कंडक्टर है, ठीक है। मान लीजिए इसकी रेडियस क्या है, आर है। इसको एक मीडियम में रखा गया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में इसको रखा गया, मतलब एयर में नहीं है, वायु में नहीं है। बोलिए, इसको कहाँ रखा गया है, एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखा गया। अगर क्यू चार्ज जो है इज गिवन टू द कंडक्टर, इसको दिया जाए, इस कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया जाए तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरी तरीके से बराबर बराबर इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दैट सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ताकि उसका सरफेस जो है क्या बन जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको कहते हैं जहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। एज ए रिजल्ट, जिसका नतीजा क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी नॉर्मल टू इट सरफेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है उसके सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल होगा। दैट इज दे अपीयर डाइवर्जिंग रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ वो निकलता जाएगा फ्रॉम द सेंटर ओ, इस सेंटर ओ से। सो वी कैन एज्यूम, इसलिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि चार्ज क्यू जो है टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ओ, कि चार्ज क्यू जो है सेंटर ओ पे कंसंट्रेट है। अब पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल टू 1/4 पाई साइलॉन 4 पाई साइलॉन नॉट, ये के चूंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम में Q अपॉन R। तो अब ये वैल्यू जब हो गई V की वैल्यू, हेलो, तो अब C की वैल्यू क्या होती है, C इक्वल टू Q बाई V। तो Q तो अपनी जगह पे, V की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, जब रखेंगे तो C इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले तो मिला V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये K इंटू Q बाई R, और आप जानते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V। तो V की वैल्यू जब इसमें डालेंगे रखेंगे तो C इज इक्वल टू Q बाई V की वैल्यू क्या है, जल्दी बताइए। ये हरा वाला कह रहे थे, ये वाला तो तुम्हें तो कहे हरा वाला। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कन्फर्म, ये किसकी वैल्यू, V की वैल्यू, और उसके बाद Q बाई R, Q बाई R, ये V की वैल्यू। देखो बच्चों,
1/4πε0 Q अपॉन R। अब क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी, ये जो वैल्यू है ऊपर जाएगी, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर। तो क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू K से K कट जाएगा, 4π, हाँ Q से Q कट जाएगा, 4πε0 K इंटू R। आगे बढ़े तो C इज इक्वल टू 4πε0 KR। तो इक्वेशन 1 गिव द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है, किसका, एक स्फेरिकल कंडक्टर का। एक स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फार्मूला ये इन एसआई सिस्टम। तो बच्चों ये आपका रहा C इज इक्वल टू 4πε0 KR। ठीक है, ये क्या है, क्या है मालूम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब इसके बाद डिस्कशन में है कि सिंस कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। ये आर देख रहे हैं सी, तो सी प्रोपोर्शनल आपका रेडियस, इसलिए ग्राफ जो है सी और आर के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, अगर आप कंडक्टर को वैक्यूम में रख दें या हवा में रख दें तो के की वैल्यू मालूम है 1 होती है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख देंगे तो 4πε0 कैपिटल R। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। लेट्स कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ये क्वेश्चन है कि आइए हम जो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस जो है कैलकुलेट करें। कंफर्म। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस 1F है, गिवन है, गिवन जो कैपेसिटेंस है यानी C इज इक्वल टू क्या है 1 फैरड। कंफर्म। तो आपको मालूम है कि C इज इक्वल टू 4πε0 R होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/4πε0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4πε0 इंटू C। C क्या है, कैपेसिटेंस। C क्या है, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस क्या है, C इज इक्वल टू Q/V है, C इज इक्वल टू Q/V है। तो अब C की वैल्यू 1 और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 होती है। कंफर्म है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ वैल्यू क्या रख देंगे, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 1 फैरड। तो 1 ये मीटर, चूँकि रेडियस की यूनिट क्या है, रेडियस एक डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के जो उसका सरकमफ्रेंस है। तो आर की वैल्यू बच्चों मिली 9 इंटू 10⁻9 मीटर। अब इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए आर इज इक्वल टू क्या मिला, 9 इंटू 10⁻9 मीटर। अगर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो कितने से क्या नाम है डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 10⁻9 मीटर को किलोमीटर, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000, यानी 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर इक्वल 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर इक्वल 1/10⁻³ किलोमीटर, यानी इसमें क्या नाम है, आप 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा किलोमीटर। जब ये ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 10⁻9
और इंटू 10⁻वाट -3, तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। तो फाइनल आंसर में 9 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 9 इंटू 10⁻6, यहाँ तक क्लियर है। अब द रेडियस इज अबाउट 1400 टाइम्स, एक्चुअली होता है 1406.25 द रेडियस ऑफ द अर्थ। आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400, मतलब पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6400 किलोमीटर है। और आपका ये जो रेडियस आया है, स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस आया है, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना आया है, 9 इंटू 10⁻6 किलो। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन, वो बड़ा है, ये बड़ा है भाई। कैसे बड़ा है, आइए चेक कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये जो रेडियस ऑफ कैपेसिटेंस है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इक्वल आर इज इक्वल टू क्या मिला, 9 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे 9 इंटू 10⁻3 रहता है तो कितना जीरो रहता है, 3, और यहाँ 10⁻6 है तो कितना जीरो रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये एक 1, ठीक है, कंफर्म है। तो अब ये आपका क्या नाम है, 9 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। द रेडियस, ये रेडियस जो है अबाउट 1400 टाइम, यानी 1400 गुना ज्यादा है, 1400 गुना ज्यादा। किससे, धरती के त्रिज्या से, पृथ्वी के रेडियस से उसकी वैल्यू 1400 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि धरती की रेडियस 6400 किलोमीटर। सो वी कॉन्क्लूड दैट, इसलिए हम ये कॉन्क्लूड करते हैं कि 1 फैरड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फैरड जो है कैपेसिटेंस की एक बहुत बड़ी यूनिट है, कंफर्म। इट इज not possible to have a single isolated conductor of very large capacitance। तो ये नामुमकिन है कि इतने बड़े, वो भी सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर को, जिसकी कैपेसिटेंस वेरी लार्ज कैपेसिटेंस को रखना, ये नामुमकिन है। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर स्टार्ट किया जाए कि आफ्टर सम टाइम, कल पढ़ेंगे।